हर वीकेंड पर मेरी हाउसकीपर का जो लड़का था वो फ्री लोड करने के लिए मेरे घर आ जाता था। पर ये सोच कर कि उसकी माँ कितने सालों से हमारी फैमिली के लिए काम कर रही थी, मैं अपना मुंह हमेशा बंद रखता था। पर एक दिन जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि जो घर का दरवाजे का कोड था वो चेंज कर दिया गया था और साथ ही दरवाजे के ऊपर एक नोट भी टंगा हुआ था कि फ्री लोडर्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैंने उस कागज को फाड़ा और दरवाजे के ऊपर खटखटाना चालू कर दिया और मैंने हाउसकीपर को आवाज दी और उसे डिमांड करी कि आखिर असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे सब जानना है। उसका लड़का सोफे पर बैठा हुआ था और जैसे उसने मेरी तरफ देखा तो उसने अपनी नजरें फेर ली। वो मेरी तरफ देखकर घिन भरी नजरों से बोला, क्या तुम पढ़ नहीं सकते कि एक फ्री लोडर बनकर तुम मेरे घर हर दिन आ जाते हो? क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है? अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो जाकर सड़कों पर रहो। मुझे तुम्हारी जैसी लीचें बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि दूसरों के ऊपर स्पॉइल करती है। मैं पूरे से स्टंट रह गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर असल में हो क्या रहा है। तभी हाउसकीपर भागते हुए मेरे पास आई और फुसफुसाते हुए मेरे कान में एक्सप्लेन करना चालू किया, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरा लड़का है, ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हाउसकीपर की तरह काम करती हूँ। ये थोड़ा सा स्पॉइल्ड है इसलिए इसे दूसरों के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ, क्या आपके पास सबर्ब में एक दूसरा घर नहीं है? इसलिए जब भी अब मेरा लड़का वीकेंड पर मुझसे मिलने के लिए आएगा तो क्यों ना आप कुछ समय के लिए अपने वो सबर्बिंग वाले हाउस के अंदर रहने चले जाएं। और ये कहकर उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं दरवाजे के बाहर शांति से खड़ा हुआ था, जिसके बाद मैंने सिक्योरिटी नंबर पर डायल किया। कोई इलीगली मेरे घर के अंदर घुस आया है और उसने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप यहाँ पर आ जाएं। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस सिटी का सबसे ज्यादा रिचेस्ट इंसान का लड़का उसे कोई फ्री लोडर भी कह सकता है। पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये विला मेरी एक पर्सनल प्रॉपर्टी थी। 20 मिनट के बाद पुलिस ऑफिसर्स की कार मेरे विला के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसके अंदर से 2 पुलिस ऑफिसर्स बाहर निकले। और उससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछ पाते कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, मेरी हाउसकीपर जिसका नाम वोंग शू जिन है, मैं इसे शूजिन बोलूंगा, वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। वो भागकर मेरे पास खड़ी हो गई। उसके चेहरे के पूरे रंग उड़ चुके थे और वो कपकपाते हुए मुझसे कहती है कि यंग मास्टर आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर आपने पुलिस क्यों बुलाई है? मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो ऑफिसर्स ऊपर से लेकर नीचे तक उसे देख रहे थे और वो उससे कहते हैं, क्या तुम वही हो जिसके बारे में मिस्टर लिन ने यहाँ पर रिपोर्ट किया था कि तुम उनके घर के अंदर इलीगली घुस आए हो और कब्जा कर लिया है? ये सुनने के बाद वूजिन पैनिक करने लगती है और घबरा कर कहती है कि नहीं नहीं ऑफिसर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत ज्यादा बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। असल में मैं मिस्टर लिन की हाउसकीपर हूँ। मैं उनके खाने और डेली की जितनी भी जरूरत होती है उनका ख्याल रखती हूँ। असल में मेरा लड़का स्कूल ब्रेक पर यहाँ पर आया है, इसलिए मैंने उससे कहा था कि वो कुछ दिन आकर यहाँ पर रह सकता है। और कुछ दिन पहले कीपैड खराब हो गया था, इसलिए मैंने किसी को बुलवाया था जिससे वो उसे सुधार सके और इसलिए मैंने उसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया था। यहाँ पर कोई भी इलीगल कब्जा नहीं हो रहा है। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी तभी उसने विला के दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा कि देखिए, क्या मैंने तुरंत ही इस दरवाजे को यहाँ पर नहीं खोल दिया है? ऑफिसर्स ने मेरी तरफ देखा, जिसके बाद फिर से वो उसकी तरफ देखने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर लिन, क्या आप इसके ऊपर कोई भी चार्जेस प्रेस करना चाहते हैं? पर जैसे ही मैं उनसे कुछ कहने वाला था पर तभी वो मेरे कान के पास आकर कपकपाई हुई आवाज में मुझसे कहने लगी कि यंग मास्टर, किसी के फादर तभी शांत हो गए थे जब वो काफी ज्यादा छोटा था और मेरा अकेला उसको पालना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और उसने अभी अभी यहाँ पर कॉलेज के अंदर जाना चालू किया है। उसकी प्राइड अभी उसकी पीक पर है और इसके अलावा वो किसी फादर के बिना ही यहाँ पर पला बड़ा है। इसी वजह से जो उसकी पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी एक्सट्रीम है और अगर उसे ये पता चल गया कि मैं बस एक हाउसकीपर हूँ तो वो पूरे से टूट जाएगा। मैं ये सब बस इसलिए कर रही हूँ जिससे उसे थोड़ा बहुत अच्छा लगे और वो अपने ऊपर भरोसा रख सके। इसलिए प्लीज, मैं 12 सालों से आपके यहाँ पर काम कर रही थी, आपके पेरेंट्स को मैंने सर्व किया, तो क्या इस बार के लिए आप इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते? जैसे ही वूजिन ने मेरे पेरेंट्स को मेंशन किया मेरा गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया। वो हमारी फैमिली में 12 सालों से है। पहले जब मेरी माँ जिंदा थी और जब उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो शू जिनी थी जो कि हमेशा ही उनके साथ रहा करती थी, लगातार उनका ख्याल रखने के साथ साथ उन्हें चाय सर्व करना और साथ ही पानी पकड़ाना। जिस दिन मेरी माँ शांत हुई थी सभी लोगों में सबसे ज्यादा जोर से यही रो रही थी, उनके बिस्तर के पास घुटनों के बल पड़ी हुई मम्मी का हाथ पकड़े हुए, और उनसे वादा किया कि वो मेरा काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखेगी। और उसके बाद से वो बिल्कुल वैसा ही करती रही जैसा कि उन्हें वादा किया था। उन्हें घर को पूरे से साफ रखा और साथ ही वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करती थी जैसे कि मैं उनका खुद का ही लड़का हूँ। और जब भी मैं हॉलीडेज पर उन्हें रेड एनवेलप दिया करता था तो वो न जाने कितनी बार मुझे रिफ्यूज करती थी। आखिर में उन्हें लेने से पहले पर 3 महीने पहले उनका लड़का जिसका नाम चेंजी है वो भी उसी सेम यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया जिसके अंदर मैं था। शूजिन इसकी वजह से खुश भी थी और चिंता में भी। खुश इसकी वजह से कि उनका लड़का यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया था, पर चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि वो उनकी हाई ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकती थी और उनकी सिंगल मदर की स्ट्रगल्स देखकर मुझे उनके ऊपर काफी तरस आ रहा था। इसलिए मैंने उन्हें ऑफर किया कि चेंजी के जितने भी 4 साल की ट्यूशन है उन सभी को मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा। और उस समय पर ये सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें जोर से मेरे हाथ को पकड़ा और वो बार बार काफी ज्यादा खुश होकर मुझे शुक्रिया कर रही थी और उन्होंने वादा किया कि वो एक दिन मेरे काइंडनेस को मुझे वापस जरूर करेंगी। पर पिछले महीने से चीजें काफी ज्यादा अजीब सी होना चालू हो गई। एक दिन मैं घर आया और चेंजी को वहाँ पर देखकर काफी सरप्राइज हो गया था और जब मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था तभी शूजिन मुझे साइड में लेकर आ गई और वो अपनी धीमी आवाज में मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि वीकेंड्स पर मेरे
लड़के के पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो जा सके, और मैं भी उससे काफी लंबे समय से नहीं मिली थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आ जाए। मैंने अपना सिर हिलाया और उससे कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी इस बड़े से घर के अंदर कई सारे रूम थे, इस चीज में कोई भी बड़ी बात नहीं थी कि मैं माँ और उसके बच्चे को रीयूनाइट होने से यहाँ पर रोकूं। पर धीरे धीरे कर मुझे फील होना चालू हो गया कि चीजों में कुछ न कुछ तो अजीब सा हो रहा है, क्योंकि वो सो कोल्ड कपल डेज अचानक ही रेगुलर वीकेंड अफेयर के अंदर बदल गए। हर फ्राइडे को चेंजी मेरे घर आ जाता, बिल्कुल किसी क्लॉकवाइज की तरह, और तब तक नहीं जाता जब तक मंडे की सुबह नहीं आ जाती। और शुरुआत में चेंजी लिविंग रूम की फोटोज लेना काफी ज्यादा पसंद करता था, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर उन्हें पोस्ट करता था अपने फ्रेंड्स के बीच में शो ऑफ करने के लिए, जिससे वो दिखा सके कि वो एक काफी ज्यादा बड़े घर में रहता है। मैं ये चीज काफी अच्छे तरीके से समझ पा रहा था। वैसे भी हर एक इंसान को दूसरों के सामने काफी ज्यादा अच्छा दिखना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पर एक चीज थी जो कि मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अनप्लीजेंट सा लुक, डिस्गस्टिंग सा जो कि वो मुझे दिया करता था, जैसे कि बस मेरा वहाँ पर होना भी उसे काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा है। कई बार जब भी मैं लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखा करता था, वो जानबूझकर अपनी नाक दबा लेता था और जोर से कंप्लेन करता था कि मुझे बदबू आ रही है। आखिर हमेशा से ये लग्जरियस सा विला इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग सा स्मेल कैसे दे सकता है? मुझे लगता था कि सच में उसे कुछ अजीब सी बदबू आ रही होगी, इसलिए मैं शूजिन से स्पेसिफिकली कहता था कि वो घर को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से साफ करे। पर इसके परिणाम के तौर पर चेंजी और भी ज्यादा बदतर होता चला गया। कई बार वो एक स्प्रे लेकर घूमता और वहाँ पर डालता जहाँ पर मैं बैठता था, और कई बार वो डिस्पोजेबल कवर्स को सोफे पर बिछा देता जहाँ पर मैं बैठ सकूं। और कई बार तो मैंने ये भी देखा था कि जो चीजें मैं छू लेता था वो कचरे के डिब्बे में डाल देता था, और उसके चेहरे पर उसकी घृणा साफ साफ दिखती थी। और जब भी मैं इस चीज के बारे में क्वेश्चन करता था तो शूजिन हमेशा ही मुझे इस चीज के लिए टाल देती थी और कहती थी, मुझे लगता है कि चेंजी बस आपकी हेल्थ की काउंसर से चिंता करता है, क्योंकि चीजें सही तरीके से क्लियर नहीं होती और वो आपकी हेल्थ को यहाँ पर इफेक्ट कर सकती है। इसी वजह से वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही यहाँ पर ओवर कॉशियस हो रहा है। ये सुनने के बाद मैंने इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया था। इस सब के अलावा हर दिन स्कूल जाने के साथ भी मुझे काउंटलेस मैटर्स को यहाँ पर हैंडल करना पड़ता है, फैमिली कंपनी के बड़े छोटे सभी मैटर्स को, और मैं इसमें इतना ज्यादा उलझा हुआ था कि मेरे पास एनर्जी नहीं बचती थी कि मैं उसे कोई बहस कर सकूं। और ये सब तभी तक था जब तक आफ्टरनून में मैंने वो नोटिस नहीं देखा था जो कि दरवाजे पर मेरे लिए लगा हुआ था, जिसके बाद आखिरकार मुझे ये चीज समझ में आ गई, यानी चेंजी इतने लंबे समय से मुझे किसी फ्री लोडर की तरह ही ट्रीट किया करता था, और असल में मैं भी एक प्लान बना रहा था जिससे मैं शूजिन और चेंजी दोनों को एक अच्छा सबक सिखा सकूं जो कि वो कभी भी ना भूल पाए। पर अब जब शूजिन मेरे सामने इस तरीके से घबरा कर भीख मांग रही थी, यंग मास्टर मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसा फिर से कभी भी नहीं होगा। मैं चेंजी को सारी चीज आज ही बता दूंगी, और अब ना ही वो कभी भी यहाँ पर रहने के लिए आएगा। प्लीज, इतने सालों तक मैं आपके यहाँ पर पेरेंट्स को सर्व कर रही थी, उसके लिए एक बार और मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए। उसे इस तरीके से देखने के बाद, जो कि मेरे सामने झुक झुक कर यहाँ पर मुझसे माफी मांग रही थी, मैंने सोचा कि ठीक है, और मैंने उसके ऊपर कोई भी इशू प्रेस नहीं किए। और पुलिस के वहाँ से चले जाने के बाद शूजिन इस तरीके से देख रही थी जैसे कि उसके कंधों से एक काफी ज्यादा बड़ा सा वजन उतर चुका हो, जिसके बाद उसने एक सुकून की सांस ली और वो मुझे बार बार यहाँ पर शुक्रिया कर रही थी, और उसका एटीट्यूड काफी ज्यादा इम्पेकेबल था। उस दिन के बाद से चेंजी ने सच में मेरे घर आना पूछता था बंद कर दिया था, पर शूजिन लगातार जिस तरीके से काम करती थी वैसे ही अभी भी काम कर रही थी। वो घर को इस तरीके से चमकाती थी जैसे उसके अंदर से चमक निकलने लगे। पर अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने लगी थी जो कि मैंने कुछ समय के बाद नोटिस करी कि मेरे घर से धीरे धीरे कर चीजें गायब होना चालू हो गई थी। एक दिन रेड वाइन ऑफ बॉटल अचानक ही गायब हो गई, और अगले दिन एक डिनर सेट गायब हो गया, और उसके अगले दिन एक डिजाइनर सा आउटफिट गायब हो गया। हर बार जब भी मैं शूजिन से इस चीज के बारे में पूछता तो उसका बहाना हमेशा तैयार रहता। यंग मास्टर प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, गलती से वो रेड वाइन की बोतल जब मैं काम कर रही थी वो मेरे हाथों से टूट गई। यंग मास्टर, वो डिनर सेट काफी ज्यादा पुराना हो गया था और मैंने नोटिस किया कि धोते समय उसके अंदर क्रैक भी आ चुके थे। मुझे इस चीज का डर था कि कहीं उसकी वजह से आपके हाथ में कटना लग जाए, इसलिए मैंने उसे बाहर फेंक दिया। यंग मास्टर, उस आउटफिट को मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजा हुआ है, पर आखिर में वो चीजें कभी भी वापस नहीं आती। इसके बाद भी कि हर बार जब भी वो बहाना बनाती थी वो सुनने में थोड़ा सा अजीब सा ही लगता था, पर फिर भी जो उसका एटीट्यूड था वो हर बार इतना ज्यादा अच्छा रहता था कि मैं उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाल पाता था। पर मुझे लगा था कि शायद ये सब इन चीजों का अंत है जब तक चेंगमिंग फेस्टिवल नहीं आ गया। मैं अपने शांत पेरेंट्स को काफी याद कर रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबर्ब वाले विला के अंदर जाऊंगा जहाँ पर मेरी फैमिली ने अपनी आधी जिंदगी बिताई थी। वो मेरे पेरेंट्स की फेवरेट जगह हुआ करती थी, एक यार्ड जहाँ पर मेरी माँ ने फूल उगाए हुए थे जिन्हें वो ट्रेजर किया करती थी, और वो घर जिनको मेरे फादर के लाए हुए सवीनियर से डेकोरेट किया हुआ था, जिन्हें जब भी वो ट्रेवल करने जाते थे तो लेकर आया करते थे पूरी की पूरी दुनिया से। उनके शांत होने से पहले मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझसे कहा था कि वो घर उनका और पिता की लाइफ वर्क है, इसलिए मुझे उसका काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा। और मुझे भी वो विला काफी ज्यादा पसंद था, पर सबके बाद भी मैं वहाँ से वापस आ गया था क्योंकि मुझे डर लगता था कि जो उनके साथ की मेमोरीज है वो काफी ज्यादा दर्द देने वाली हो सकती हैं। पर फिर भी मैं खुद ही पर्सनली यहाँ पर आता था उस पूरे विला को साफ करने के लिए। मैं हर बार काफी ज्यादा सावधानी से फाउंटेन के हर एक पीस को यहाँ पर साफ करता था और साथ ही पौधों को भी ट्रिम करता था जो कि गार्डन में लगे थे। पर इस बार जब मैं विला के अंदर आया तो मैं काफी ज्यादा शॉक रह गया था क्योंकि वो गेट जिसके ऊपर हमेशा ही एक ताला लगा रहता था वो काफी ज्यादा
खुला हुआ था और इसके अलावा मुझे अंदर से काफी ज्यादा म्यूजिक की आवाज आ रही थी और साथ ही काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने की आवाजें भी। इसलिए मैंने तुरंत ही आधे खुले हुए दरवाजे को धक्का देकर पूरा खोल दिया और जब मैंने अंदर का नजारा देखा तो मैं पूरी तरह से जम गया था, क्योंकि वो विला पूरी तरह से एक वॉर जोन की तरह लग रहा था। शराब की खाली बोतलें पूरे में फैली हुई थी, कॉफी कप, सोफा और फ्लोर पूरी तरह से स्नैक के बैग से भरा हुआ था, फ्रूट पील से, लेमन सीड, सिगरेट के बर्ड और वो लेदर सोफा जिसकी कीमत मिलियंस में थी। उसके ऊपर काले होल्स बने हुए थे सिगरेट बर्न के और मेरी माँ का फेवरेट पर्सियन रग पैरों के दाग और चीजों के दागों से पूरे से भरा हुआ था और पास ही रेड वाइन भी पड़ी हुई थी और इसके अलावा वो सिविनियर्स जो कि वहाँ पर दीवार पे टंगे हुए थे, उनमें से कुछ को फोटो खींचने के लिए नीचे निकाला हुआ था, जिसके अलावा बाकियों को वापस तोड़कर नीचे फेंक दिया गया था जो कि कोने में पड़े थे। ये देखने के बाद मेरी मुट्ठी काफी ज्यादा जोर से मैंने भींच ली। मेरे पेरेंट्स जो जिनने इस विला के अंदर अपनी आधी जिंदगी जी थी, यहाँ की हर एक चीज, यहाँ तक हर एक टुकड़ा जिसको डेकोर कर यहाँ पर लगाया गया था, वो सब उनने चुना था। और आमतौर पर जब भी मैं यहाँ पर आता था तब भी मैं काफी ज्यादा सावधान रहता था, इस डर से कि कहीं मेरा धक्का लगने की वजह से कोई चीज यहाँ पर टूट ना जाए। पर अब सारी चीजें कचरा हो चुकी है जिनको पहचानना तक काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी मेरी नजर घूमते हुए एक कोने में आ जाती है जहाँ पर मैं चेन जी को देखता हूँ जो कि सोफे के दूसरे कोने पर बैठा हुआ था और उसके साथ कई सारे यूनिवर्सिटी के क्लासमेट्स बैठे हुए थे जो कि उसको घेर कर रखे थे। एक कहता है कि ब्रदर जी, सच में तुम्हारी फैमिली तो काफी ज्यादा अमीर है, यहाँ तक जो तुम्हारा ये सवर्वन विला है वो भी सच में काफी ज्यादा लग्जरी है। बिल्कुल, जरा देखो यहाँ पर लगी हुई जितनी पेंटिंग्स है जो कि यहाँ पर दीवार पर लगी हैं, उनकी कीमत मिलियंस में है। डैम, जो तुम्हारी माँ है वो तो सच में काफी ज्यादा बड़ा पावर हाउस है, एक बिलियनर सीईओ। और क्योंकि हम लोग क्लासमेट हैं तो जैसे हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे तो जो इनहेरिटेंस फैमिली है जो कि तुम्हारे फॉर्च्यून होगी, तो क्या इसी वजह से तुम अपनी कंपनी के अंदर हम लोगों की जॉब लगवा सकते हो। चेंसी ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसके चेहरे पर एक काफी ज्यादा अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, बस तुम लोग मेरे साथ रहो, तुम लोगों को कभी भी पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सुनने के बाद वो क्लासमेट काफी ज्यादा ओवरजॉय हो चुके थे और उनके चेहरे पर जो हंसी थी वो पहले से और भी ज्यादा भद्दी हो चुकी थी। और तभी चेंसी ने मुझे देखा जो कि दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। वो भागकर मेरे पास आया और उसने कुछ भी नहीं कहा और तुरंत ही आकर मेरे चेहरे पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। इस अचानक से मुक्के ने मुझे पूरे से स्टंट कर दिया था। बाकी स्टूडेंट्स की आंखें भी पूरे से फैल चुकी थी। सी, आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। चेंसी मेरे तरफ पॉइंट कर बोलने लगा और उसके शब्दों में नफरत साफ साफ महसूस हो रही थी कि ये लड़का, इसका नाम लिंग टियान है, ये वही है जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा था। एक काफी ज्यादा बेशरम फ्रीलोडर जिसको अपनी औकात के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है। और क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि तुम मेरे सिटी वाले घर के अंदर मुझे काफी ज्यादा परेशान करते थे कि अब तुम यहाँ पर भी मेरा पीछा करते हुए आ गए मेरे न्यू विला के अंदर, जो कि स्पेसिफिकली मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदा है। मुझे चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और मैं हैरानी के साथ चेंजी की तरफ देख रहा था और उससे कहा, आखिर तुमसे ऐसा किसने कह दिया कि ये नया घर तुम्हारे लिए है जो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खरीदा है। चेंजी ये सुनकर स्कॉफ करते हुए कहता है कि मेरी माँ ने कहा है और कौन कहेगा, तुम तो बस एक इस तरीके के इंसान हो जिसने ये देख लिया कि मेरी माँ एक सीईओ है, इसलिए तुम हर दिन मेरे घर चढ़े आते हो और कोशिश करते हो कि मेरी माँ के सामने आकर उनकी अटेंशन पा सको और हर दिन फ्री में चीजें मिलने के बाद भी और यहाँ पर एक मौका मिलने के बाद कि तुम मेरी माँ के साथ थोड़ा सा अकेले रह सको। ये चीज तुम्हारे लिए काफी नहीं थी कि अब तुम मेरे न्यू विला के अंदर भी आ गए हो मुझसे ये लेने के लिए। मैं तुम्हें एक चीज साफ साफ बता देता हूँ, मेरी माँ ने कहा था कि वो बस केवल तुम्हें इसलिए वहाँ पर आ जाने देती है क्योंकि उन्हें तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि तुम एक अनाथ हो जिसका कोई भी पेरेंट नहीं है। पर अपने लक को कुछ जरूरत से ज्यादा ही पुश करने की कोशिश मत करो, ये सोचकर कि तुम यहाँ पर मेरी फैमिली के अंदर मेरी जगह के लिए कम्पीट भी कर सकते हो। अच्छा, यानी शूजिन ने असल में चेंजी से इस तरीके से बोली थी, इसी वजह से जो उसका एटीट्यूड था मेरे लिए वो काफी ज्यादा ऑफुल था। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि जो शूजिन है असल में वो एक सीईओ है और ये विला भी उसी का है। मैं तो बस एक बेचारा सा चैरिटी का केस हूँ जिसे वो हर कभी अपने घर के अंदर आ जाने देती है। इसलिए चेंजी को हमेशा ये लगता था कि मैं फ्री लोडिंग करने के लिए उसके घर आ जाता हूँ और उसने यहाँ तक ये तक इमेजिन कर लिया था कि मैं उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सच में ये कितनी ज्यादा बड़ी बकवास है। जैसे ही चेंजी ने ये बोला वो घूमा और अपने दोस्तों की तरफ चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम लोगों को अंदाजा भी है कि आखिर ये लिंग टियान कितना ज्यादा बेशरम है। ये हर दिन हमारे घर आकर परमानेंट हम लोगों के घर के अंदर रहता है और मैं कितनी भी ज्यादा कोशिश क्यों न कर लूँ पर फिर भी मैं इसे पीछे नहीं छुड़ा पाता। यहाँ तक दरवाजे पर मैंने एक नोट तक लगा दिया था जिससे मैं इसे बता सकूं कि फ्री लोडिंग को यहाँ पर पूरे से बंद किया हुआ है। तो इसने क्या किया, काफी ज्यादा गुस्से में आकर पुलिस को कॉल कर दिया और ये क्लेम किया कि मैं और मेरी माँ इसे बुली कर रहे थे। मेरी माँ को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कि अगर इसने वहाँ पर कोई सीन बनाया तो कंपनी के रेपुटेशन को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने अपनी पूरी प्राइड को सॉल्व कर लिया और मेरे लिए ये नया विला खरीदा जिससे मैं अपने खुद के स्पेस में यहाँ पर रह सकूं। कभी कभी तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि मैं उनका असली सन हूँ, एक रियल यंग मास्टर, और उसके बाद भी ज्यादातर समय मुझे डॉम के अंदर क्यों रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ ये जिसके पास कोई घर भी नहीं है, ये हमेशा ही मेरे घर के अंदर बैठा हुआ रहता है जैसे कि ये उसकी खुद की जगह हो। जिसके बाद उसने इस चीज के ऊपर पॉइंट किया कि अगर मैं अपने कपड़े भी पहनना चाहता हूँ या फिर मैं अपनी शराब पीना चाहता हूँ, इसके लिए भी मेरी माँ को सिटी वाले विला से छुप कर उन्हें यहाँ पर लेकर आना पड़ता है।
जिस वजह से बाद में ये क्लेम न करने लगे कि हम लोग फिर से मिलकर उसे बुली कर रहे हैं। सच में मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी ज्यादा मोटी चमड़ी वाले इंसान से कभी नहीं मिला था। ये सुनने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गयी। अच्छा, यानी इसी वजह से चीजें धी धी करके मेरे विला से गायब हो रही थी। सुजिन छुप कर और मुझे बिना बताए यहाँ पर वो सारी चीजें लेकर आती थी जिससे उसका लड़का यहाँ पर वो सब इस्तेमाल कर सके। मैंने अपने मन में ही कहा कि सच में तुमने क्या गेम खेला है सुजिन। अगर तुम सच में मुझे किसी बेवकूफ की तरह यहाँ पर ट्रीट करना चाहते हो तो मुझे इस चीज के लिए ब्लेम मत करना कि आखिर अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैंने अपना फोन निकाला और मैं लीगल डिपार्टमेंट को कॉल करने ही वाला था कि कुछ लोगों को मेरे पेरेंट्स के सबब वाले विला के अंदर भेजो, पर मैं अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाया। उससे ही पहले चेंजी ने मेरा फोन छीन लिया और उसे जोर से जमीन पर फेंक कर उसे फोड़ दिया। सच में तुम्हें किसी भी चीज का शो बनाने में काफी ज्यादा मजा आता है ना। तुम्हारे पेरेंट्स का विला ये वो विला है जो कि मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदा है। तभी बाकी स्टूडेंट्स ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। वो भी मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे और ट्रोल कर रहे थे। अच्छा, यानी ये सब हो रहा है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि बाकी सभी लोग डॉम में रहते हैं, पर इसको हम लोगों ने कभी भी वहाँ पर नहीं देखा। मुझे तो लगता था कि ये किसी काफी ज्यादा जरूरी काम में काफी बिजी रहता होगा, पर अब पता चल गया कि ये तो ब्रदर जी के घर में किसी पैरासाइट की तरह फंसकर रहता था। सच में ये कितना ज्यादा पैथेटिक है। बिल्कुल किसी भी अमीर फैमिली से लीच करना, इसके पेरेंट्स के मर जाने के बाद ये एक अमीर फैमिली को फंसा रहा है। सच में ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। इसके तरीके के कई सारे लोग होते हैं। जैसे ही उन लोगों ने देख लिया कि कोई अमीर इंसान निकल रहा है, वो लोग इस तरीके की ट्रिक्स खेलने की कोशिश करते हैं जिससे वो उनके काफी ज्यादा करीब हो सके। किसी और के सिर पर चढ़कर अपनी खुद की किस्मत को बदलने की कोशिश करना। देखो तुम कितने ज्यादा नाइस हो। अगर कोई और होता जो कि मेरी फैमिली को मुझसे चुराने की कोशिश करता तो मैं तो उसे पीट पीट कर उसकी आत्मा निकाल देता। मैंने उन सभी की बकवास को इग्नोर किया और सीधे चेंजी की तरफ घूर कर देखा और मैंने कोल्डली उसे वार्न किया। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी माँ को कॉल करना चाहिए और उनसे काफी अच्छे तरीके से पूछना चाहिए कि आखिर ये विला असल में किसको बिलोंग करता है। ये सुनने के बाद चेंजी का चेहरा पूते से काला पड़ गया था। उसने मेरी कॉलर पकड़ी। तुम अभी भी ये चाहते हो कि मैं मेरी माँ को कॉल करूँ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तुम उनकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करोगे किस तरीके की ट्रिक खेल कर, जैसे वो यहाँ पर आ जाएंगी जिससे तुम उनसे कुछ और मांग सको। और जब वो ये सब बोल रहा था तभी उसकी आंखें मेरे गर्दन पर गईं। उसकी आंखों में एक ग्लिंट आ गया। ये जेड नेकलेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। जरूर तुमने मेरी माँ से भीख मांगी होगी जिससे वो तुम्हें ये दे दे। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? पर जैसे उसके मुंह से ये शब्द निकले उसने काफी ज्यादा जोर से इस नेकलेस को मेरी गर्दन से खींचा। चेंसी का मूव कुछ जरा से ज्यादा ही फास्ट था और काफी ज्यादा फोर्सफुल कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता। उससे ही पहले वो नेकलेस उसके हाथों में आ चुका था। ये देखने के बाद मेरे एक्सप्रेशन पूरे से बदल गए। उसे वापस करो। ये देखने के बाद कि मैं अचानक कितना ज्यादा टेंस हो गया था। चेंसी की नजरें मुझे और ज्यादा नेस्टी लुक दे रही थी। इतना ज्यादा टेंस देखकर लगता है कि इसकी वजह से मेरी माँ को काफी ज्यादा कीमत देनी पड़ी होगी, पर मैं काफी ज्यादा गुस्से में था कि जल्दी से इसे वापस करो। ये मेरी माँ ने मुझे दिया था, भले इसकी कीमत किसी भी पैसे से ना हो, पर ये मेरे लिए सब कुछ है। जल्दी से मुझे ये वापस करो। ये कहते थे ही मैं उसे लेने के लिए फिर से आगे की तरफ बढ़ा था। ये जेड नेकलेस एक प्रोटेक्टिव एम्बलम है। मेरी माँ ने प्रैक्टिकली अपनी जान तक इसके लिए यहाँ पर दाव पर लगाई थी। जब मैं काफी छोटा बच्चा था मैं गिर गया था और काफी ज्यादा बीमार हो गया था। उस समय पर मेरी उम्र लगभग 10 साल थी। मैं काफी ज्यादा बीमार था जिस वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। मैं बेहोश था। डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स को कहा था कि उन लोगों को वर्स्ट केस के लिए यहाँ पे पूरे से तैयार रहना होगा, पर मेरी माँ ने हार मानने से पूरे से रिफ्यूज कर दिया था। मेरी माँ ट्रेवल कर एक टेंपल के अंदर गई थी प्रेयर करने के लिए जिससे मैं रिकवर हो सकूं, और अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए झुलसते हुए 40 सेल्सियस की गर्मी के बीच में वो क्राउल करते हुए हर एक कदम से माउंटेन के बेस तक गई थी जहाँ पर वो सबमिट कर सके। और वो वहाँ पर तब तक वो करती रही जब तक उनके घुटनों से खून आना तक चालू नहीं हो गया था। उनकी हड्डियां दिखने लगी थी और उनके सिर से काफी ज्यादा खून आ रहा था। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर होश में थी। तभी उन्होंने ये नेकलेस वहाँ पर ऑब्टेन किया था। शायद उस समय पर हेवन तक मेरी माँ की वजह से इस तरीके से मूव्ड हो गया था, और मैं जो कि उस समय पर काफी ज्यादा गहरे कोमा के अंदर था, चमत्कार हुआ और मुझे फिर से होश आ गया। पर उनके उस ऑर्डर की वजह से मेरी माँ हमेशा ही बीमार रहती थी और वो बेहोश हो गई। और जब वो मर रही थी उस समय पर उन्होंने ये नेकलेस निकाल कर मेरे हाथों में दिया था। उन्होंने कहा था कि ये पूरी जिंदगी मेरी रक्षा करेगा, इसलिए मैं इस नेकलेस को किसी खजाने की तरह ट्रीट करता हूँ और मैं इसे तब से पहने हुए हूँ जब से मैं एक छोटा सा बच्चा था। ये एक ऐसी चीज है जो कि मेरी माँ ने अपनी जिंदगी देकर मुझे दिया है और ये मेरी एक एब्सोल्यूट लिमिट है, इसलिए मैं किसी को भी इस चीज का अलाउ नहीं करता कि वो इसे तबाह कर सके। वो कहता है कि जितना तुम इसे चाहते हो इसे तबाह करने का मेरा उतना ही ज्यादा मन कर रहा है और मैं कुछ कर पाता उससे ही पहले। चेंजी जोर से घुमाते हुए मेरे नेकलेस को जमीन पर दे मारता है और एक कावसा शार्प क्रैक की आवाज के साथ जेड पेंडेंट पूरे से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसके फ्रेगमेंट पूरे में फैल चुके थे। नहीं, ये देखने के बाद कि वो जेड पेंडेंट जो कि मेरी माँ ने अपनी जिंदगी देकर मेरे लिए ट्रेड किया था अब उसके टुकड़े पूरे में फैले हुए थे। मेरा दिल भी पूरे से टूट गया था। मुझे सही से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सच में तुमने अब अपनी हद पार कर दी है। मैं अपने गुस्से को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर पा रहा था। मैंने सीधे चेंजी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की? चेंजी जोर से चिल्लाते हुए अपने चेहरे को पकड़कर कपकपा रहा था। इसे मेरे लिए मारो, जो भी इसे अच्छी तरीके से पीटेगा मेरी माँ उसे 1 मिलियन युआन देंगी। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी खुश हो गए थे और जितने भी क्लासमेट थे
उन सभी की नजरें मेरे ऊपर आकर टिक गई थी। उनने झुंड बनाकर मेरे ऊपर हमला कर दिया। आखिर तुम्हारे ब्रदर जी को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई? उसकी माँ इस सिटी की सबसे ज्यादा रिचेस्ट इंसान है। सच में तुमने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है। हे फ्रीलोडर, सच में तुम्हारे जैसा एक इंसान इस तरीके की नेकलेस को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात तो पक्की है कि ये कोई एक ऐसी चीज है जो कि ब्रदर जी की मॉम से तुमने लिया है। फिर तो वो बस अपनी प्रॉपर्टी से यहाँ पर डील कर रहा है। तो आखिर तुम्हें इस चीज से क्या लेना देना है जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा परेशान कर रहे हो? सच में तुम काफी ज्यादा अनग्रेटफुल बास्टर्ड हो। क्या ये बुरी बात इतनी काफी नहीं थी कि तुम एक लीच हो, कि तुम यहाँ पर एक फाइट को स्टार्ट कर रहे हो? सच में इसके ऊपर यकीन करना काफी मुश्किल है। और सच में तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा घमंड है कि तुम अपनी माँ को भी मेंशन कर रहे हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज के बारे में जानते कि तुम इस तरीके से बड़े हो रहे हो तो सच में उनका दिल टूट जाता। मुझे जमीन पर पटक कर बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। गुस्से के साथ कपकपाते हुए मैंने अपने दांतों को बहुत जोर से टाइट कर लिया और उन लोगों से कहा कि तुम्हें इस चीज का पछतावा होगा। पर ये सुनते ही जितने भी लोग थे वो सभी खिलखिलाकर पूरी तरह से पागलों की तरह हंसना चालू कर देते हैं, जैसे कि उन लोगों ने इस दुनिया का ग्रेटेस्ट जोक सुन लिया हो। चेंजी की माँ एक बिलियनियर है, तो आखिर तुम्हारे पास किस चीज का हक है कि तुम हम लोगों को यहाँ पर किसी भी चीज का रिग्रेट करवा पाओगे? सच में ये कितना ज्यादा हिलेरियस है। तुम बस एक फ्रीलोडर हो, उसके बाद भी हम लोगों को धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। एक इंसान जिसके पास अपना खुद का घर तक नहीं है, वो बस अपनी भड़ास निकालने के लिए यहाँ पर चिल्ला ही सकता है और कुछ नहीं। उन लोगों ने मुझे जमीन पर पटका हुआ था और वो लोग लगातार मुझे मार्क और इंसल्ट किए जा रहे थे। इस भीड़ की वजह से घमंड से भरा हुआ चेंजी मेरे पास आया और मेरे बाल पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है कि पछतावा? मेरी डिक्शनरी में इस तरीके का कोई शब्द ही नहीं है। पर मैं ये देखना काफी ज्यादा पसंद करूंगा कि आखिर तुम हम लोगों को किस तरीके से रिग्रेट करवाते हो। पर जैसे ही उसने अपनी बात पूरी करी, लग्जरी कार का एक काफिला विला के सामने आकर खड़ा हो गया था। अचानक ही कई सारी लग्जरियस कार्स के वहाँ पर आ जाने की वजह से सभी लोग शौक से रह गए थे। चेंसी और उसके दोस्त पूरे से रुक गए और वो सभी दरवाजे की तरफ देख रहे थे। और जब सभी लोग देख रहे थे, सभी कार्स के एक साथ दरवाजे खुले। काफी ज्यादा लंबे लोग, जिन लोगों ने ब्लैक सूट पहने हुए थे, वो लोग उससे कदम बाहर निकालते हैं। उन लोगों के चेहरे पूरे से सीधे थे और उन लोगों की नजरें काफी ज्यादा शार्प थी, बिल्कुल किसी हॉक की तरह। और वो सभी तेजी से विला के मेन हॉल की तरफ बढ़ना चालू कर चुके थे और उन लोगों को लीड कर रही थी एक डिजाइनर कपड़े पहने हुए एक औरत। उसने एक गोल रंग का चश्मा पहना हुआ था और उसके एलिगेंट से स्टाइलिश बाल। वो लियो रिवान थी, मेरी कॉर्पोरेशन की लीगल डिपार्टमेंट की हेड। साथ ही वो मेरे फादर की मोस्ट ट्रस्टेड राइट हैंड वुमन हुआ करती थी और साथ ही एक सीनियर एग्जीक्यूटिव जो कि मुझे कंपनी मैनेज करने में मदद करती है। और उसके पीछे 20 से भी ज्यादा लीगल स्टाफ और कई सारे प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। वो सभी अपने हाथों में ब्रीफ केस लेकर घूम रहे थे और साथ ही उनके ऊपर बॉडी कैम लगा हुआ था। उनकी प्रेजेंस ही काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग थी, जैसे कि उन्हें आते ही पूरे विला को पूते से घेर लिया था। और ये सीन देखने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सभी पूते से बेवकूफों की तरह सबको घूर रहे थे और वो एक दूसरे को फुसफुसाते हुए कह रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर अचानक इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आ गए, आखिर ये क्या कर रहे हैं, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पूछने की जरूरत भी है? ये जरूर ब्रदर जी की माँ का किया धरा है। वो काफी ज्यादा अमीर है और उन्हें पता है कि ब्रदर जी अपने फ्रेंड्स को विला के अंदर एक पार्टी करने के लिए लेकर आए हैं। उन्हें यहाँ पर हम लोगों के ग्रैंड वेलकम के लिए, रिसेप्शन के लिए उन लोगों को भेजा होगा। हाँ, ये चीज काफी ज्यादा सेंस बनाती है। अच्छा, यानी ये सारे के सारे लोग स्पेसिफिकली ब्रदर जी और हम लोगों को वेलकम करने के लिए आए हैं। सभी क्लासमेट्स ने अपने आप को यहाँ पर कन्विंस कर लिया था और एक्सट्रीम एक्साइटमेंट ने उन्हें पूते से घेर लिया था और उनके चेहरे पर जो उनकी एरोगेंसी थी वो पूते से फैल चुकी थी। चेंजी की आंखों में फिर से एक रोशनी आ गई। उसने तुरंत ही मेरे बालों को छोड़ दिया और तुरंत ही अपने कपड़ों को सही करने लगा, जिसके बाद वो इस तरीके से एक्टिंग करने लगा जैसे कि वो इस घर का मास्टर हो। और वो आगे बढ़ने लगा, जिसके बाद वो जाकर लू रुयान और बाकी सभी लोगों को देखता है। जिसके बाद वो बड़े ही आराम से उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मेरी माँ ने तुम लोगों को यहाँ पर भेजा है? पर लू रुयान ने चेंजी की तरफ सही से देखा तक नहीं था। उसकी आंखें लिविंग रूम को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही थी और उसने जब मुझे देखा कि मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा हुआ था और मैं जमीन पर पड़ा हुआ था और साथ ही मेरे मुंह से खून भी निकल रहा था, मेरे बाल पूते से खराब हो चुके थे, उसका चेहरा पूते से काला पड़ गया। वो काफी ज्यादा घबरा कर जल्दी से भागकर मेरे पास आई और उसने मेरी मदद करी। कहा कि प्रेसिडेंट लिन, क्या आप ठीक हैं? उसने ये चीज ज्यादा जोर से नहीं बोली थी, पर फिर भी उसके अंदर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट शो हो रही थी। ये सुनने के बाद वो भीड़ जो कि काफी ज्यादा एप्रिसिएशन के साथ पूरे में घूम रही थी, अचानक ही वो अपनी जगह पर रुक गई। यहाँ तक चेंजी भी एक सेकंड के लिए अपनी जगह पर ही शौक सा रह गया था। पर उसके तुरंत बाद ही जैसे कि उन लोगों ने काफी ज्यादा रिडिकुलस सा जोक सुन लिया हो, वो काफी ज्यादा फूट फूट कर हंसना चालू कर देता है। प्रेसिडेंट लिन, हा हा हा। गाइस, क्या तुम लोगों ने ये सुना? ये औरत सच में इस फ्रीलोडर को प्रेसिडेंट लिन कह रही है। चेंजी मेरी तरफ पॉइंट करता है और जोर जोर से हंसना चालू कर देता है। यहाँ तक वो सीधा खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। एक लूजर जिसके सर पर एक छत तक नहीं है, क्या वो प्रेसिडेंट कहलाना डिजर्व भी करता है? उसके क्लासमेट भी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसना चालू कर देते हैं और साथ ही वो लोग भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं और कहते हैं, क्या तुमने कोई गलत इंसान को यहाँ पर देख लिया है? ये तो बस एक फ्रीलोडर है, एक ऐसा लीच जो कि दूसरों के ऊपर हर एक दिन चढ़ा रहता है, हमेशा ही किसी और की फैमिली के ऊपर चढ़कर उनको स्कैम करने की कोशिश करता है। इसकी जैसे एक इंसान, वो भी एक प्रेसिडेंट। तुम्हें जाकर अपनी आंखें चेक करवानी चाहिए, किसी भी गलत फहमी के अंदर मत आओ। ये सुनने के बाद लू रुयान तुरंत ही आगे बढ़ी और कोल्डली चिल्लाने लगी, ये किस तरीके की बकवास है? उसने ये बात जोर से नहीं बोली थी, पर फिर भी ये बिल्कुल किसी छुरी की तरह शार्प
था और इसके बजाय कि वो इस रूम के शोर को यहाँ पर पूते से काटती, वो सभी लोगों के बीच में जोर से चिल्लाते हुए सभी लोगों को बताती है कि वो हर एक शब्द जो कि मैंने अभी तक यहाँ पर बोला है और ये इंसान जो कि तुम लोगों के सामने खड़ा हुआ है ये कोई और नहीं बल्कि लिंग टियान है, यानी शांगजी ग्रुप का चेयरमैन। थोड़े समय के लिए वो पूरा रूम पूते से मौत वाली शांति के अंदर डूब चुका था, पर अगले पल वो लोग और जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसना चालू कर देते हैं। हा 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 हा, ये चीज तो और भी ज्यादा रिडिकुलस होती चली जा रही है। अगर ये है चेयरमैन शांगजी ग्रुप का तो फिर ब्रदर जी की मॉम कौन है? यहाँ तक इसके पास कोई जगह तक नहीं है जहाँ पर वो रह सके, तो फिर आखिर इसके पास ऐसा कौन सा हक है जिसकी वजह से इसे शांगजी ग्रुप का चेयरमैन कहा जा रहा है? मुझे तो लगता है कि कुछ समय के लिए चेयरमैन के घर पर रहने की वजह से इसे ऐसा लगने लगा है जैसे कि ये शांगजी ग्रुप का बायोलॉजिकल सन है और इसकी वजह से ये शांगजी ग्रुप का चेयरमैन बनना चाहता है। पर इसके बाद भी इसके ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। इसके जैसे एक फ्री लोडर होने के बाद भी सच में ये काफी ज्यादा रिडिकुलस है। तुम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छे और काफी ज्यादा शार्प कपड़े पहने हैं, तो मुझे लगा था कि तुम लोग जरूर कोई बिग शॉट होगे, पर अब मुझे समझ में आ रहा है तुम लोग बस कुछ पेड एक्स्ट्राज हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? लिंगटियान को पता था कि वो ब्रदर जी का कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो काफी ज्यादा डेस्परेट हो गया और उसने तुम लोगों को पैसे दिए जिससे तुम लोग यहाँ पर बिग शॉट बनने की एक्टिंग करो और उसकी यहाँ पर शक्ल बचा लो। मैंने सही कहा ना? अब चलो बोल भी दो, आखिर उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मैं डबल कर तुम्हें देता हूँ। चलो मुझे भी ये चीज एक्सपीरियंस करने दो कि आखिर एक बार चेयरमैन बनने के बाद कैसा लगता है। यहाँ तक चेन से लू रुयान की तरफ देखकर अपनी नाक से कोड़ता है और कोल्डली कहता है, अगर तुम लोग यहाँ पर कोई प्ले ही करना चाहते हो तो कम से कम कुछ ऐसा तो करो जिससे कोई इंसान कन्विंस हो सके। इस तरीके से तुम तो बस दीवार में अपना सिर मारे जा रहे हो। क्या तुम्हें आइडिया भी है कि जो मेरी माँ का स्टेटस है आखिर वो क्या है? मैं चेन जी शू जिन का लड़का हूँ जो कि शियाजी ग्रुप की चेयरमैन है। ये सुनने के बाद लू रुयान अपने आईब्रोज को थोड़ा सा ऊपर करती है और कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या शोजिन, क्या वो प्रेसिडेंट की मेड नहीं है? और लू रुयान के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद चेंजी का चेहरा पूरा से बदल गया और वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या एक मेड? आखिर ये किस तरीके की बकवास है जो कि तुम अपने मुंह से निकाल रही हो? आखिर मेरी माँ एक नौकरानी कैसे हो सकती है? वो एक चेयरमैन है शेंगजी ग्रुप की और सिटी की सबसे ज्यादा रिचेस्ट बिलियनर औरत, और मैं चेंजी उनका एक बिलियनर लड़का हूँ। लू रुयान एक काफी ज्यादा ठंडी सी हंसी हंसती है, एरोगेंट बेवकूफ कहीं के। और ये कहने के बाद वो अपना सिर मोड़ती है और वो सिक्योरिटी जो कि वो अपने साथ लेकर आई थी उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हुए कहती है कि पूरे सीन को यहाँ पर सिक्योर कर लो और यहाँ पर जितने भी डैमेज्ड आइटम है उन सभी की फोटो लो एज एविडेंस, और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को भी रिस्ट्रेन कर दो। यहाँ से किसी को भी जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। आखिर इन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई कि इन लोगों ने प्रेसिडेंट लिन के ऊपर हाथ उठाया? आज हम इन लोगों को एक काफी ज्यादा भारी कीमत चुकवाने पर मजबूर करेंगे। वो लोग जो कि उसके पीछे थे वो एक साथ यहाँ पर रिस्पॉन्स करते हैं और तुरंत ही आगे बढ़कर चेंसी और उसके जितने भी क्लासमेट थे उन सभी को यहाँ पर पकड़ लेते हैं। ठीक है, हम समझ गए डायरेक्टर लियो, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? चेंसी डर कर पीछे हटने लगा था और वो चिल्लाता है, मैं तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम लोग मेरे जरा से भी करीब आए तो मैं अपनी माँ शुनजी को जो कि चेयरमैन है उन्हें इस चीज के बारे में बता दूंगा कि तुम लोगों ने मुझे छूने की हिम्मत करी है। वो बिल्कुल भी तुम्हें इस चीज से नहीं निकलने देंगी। उसके क्लासमेट भी यहाँ पर पैनिक कर रहे थे और वो सभी भी एक साथ चिल्ला रहे थे कि हाँ, उसने बिल्कुल सही कहा, ब्रदर जी शू जिन के एक लौते लड़के हैं, उनके साथ पंगा लेने की कोशिश करना इसका मतलब मैडम वोंग के खिलाफ जाना, और मैडम वोंग एक बिलियनर है जिनके पास 10 ऑफ बिलियंस ऑफ एसेट्स हैं। तुम जो एक्टिंग कर रहे हो तुम्हें अपनी औकात काफी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तुम्हें ये जानना होगा कि आखिर तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुरंत ही यहाँ से चले जाओ उससे पहले कि मैडम वोंग यहाँ पर आ जाएं। उसके बाद तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे, चाहे तुम यहाँ से निकलने की कितनी भी कोशिश कर लो। ब्रदर जी जल्दी करो और अपनी माँ को यहाँ पर बुला लो और उनसे ये भी कहना कि वो अपने लोगों को अपने साथ लेकर आए, जिससे ये एक्टर जो कि यहाँ पर एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं वो उन्हें सबक सिखा सके। चेंसी को होश आता है और वो रियलिटी में वापस आ गया था। वो तुरंत ही जल्दी से अपने फोन को अपने पॉकेट के अंदर से बाहर निकालता है और अपनी माँ शू जिन को कॉल करता है। वो उनके उठाने से पहले कुछ देर तक बचता रहता है, पर जैसे ही वो उठाती है वो जोर से चिल्लाता है कि मॉम जल्दी से सबर्बन वाले विला के अंदर आ जाओ, यहाँ पर कुछ लोग आकर दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। यहाँ तक उन लोगों ने ये भी कहा है कि वो हम लोगों को लॉक कर रहे हैं, वो हम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देंगे। मॉम प्लीज जल्दी करो और साथ ही अपने लोगों को भी लेकर आ जाना। और दूसरी तरफ से शुजिन की एक पैनिक सी आवाज आती है, चेंसी आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे सही से क्लियर करो कि आखिर वहाँ क्या हुआ। चेंसी चिल्लाते हुए कहता है कि वो लूजर जो कि हमेशा ही हमारे घर पर फ्री लोडिंग करने के लिए आता था, अचानक ही वो हमारे विला के अंदर आ गया है और वो अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आया है, कुछ एक्टर्स को, और वो लोग यहाँ पर किस तरीके की बकवास कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट लिन है और आप उनकी बस एक नौकरानी हो। मॉम जल्दी करो और यहाँ पर आ जाओ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये सुनने के बाद दूसरी तरफ से मौत जैसी शांति आ रही थी। चेंसी चिल्लाकर कहता है, उसे काफी एंग्शियस महसूस होने लगा था। वो कहता है कि मॉम क्या मुझे सुन रही हैं? आखिर आप जवाब क्यों नहीं दे रही? आखिर आप यहाँ पर कब तक आएंगी? शुजिन अपना थूक निकलती है और कपकपाते हुई आवाज में उससे कहती है कि जी मैं वहाँ पर आ रही हूँ, जब तक मैं वहाँ पर नहीं आती तब तक उन लोगों से कोई भी पंगा मत लेना, मेरा इंतजार करो, ठीक है? मैं वहाँ पर आ रही हूँ। और ये कहकर शुजिन ने जल्दी से फोन रख दिया था, जिसके बाद चेंसी अपने सिर घुमाता है और घूर कर मेरी तरफ देखता है और साथ ही लू रुयान की तरफ जिसकी आंखों में बहुत ज्यादा नफरत थी, और वो कहता है कि तुम लोग बस रुको, मेरी माँ
अब रास्ते में ही है। जिसके बाद देखते हैं कि आखिर किस तरीके से तुम्हारा ये छोटा सा प्ले कैसे खत्म होता है। ये सुनने के बाद मैंने चेयर सरकाई और उसके ऊपर बिना कुछ कहे बैठ गया। जिसके बाद लू रोया ने झुककर मेरे पास बैठ गई और वो बड़े प्यार से मुझसे पूछ रही थी कि प्रेसिडेंट लिन, क्या सबसे पहले मैं आपके इन घावों को यहाँ पर ट्रीट करूँ और हम लोग शुजी से तब निपट लेंगे जब वो यहाँ पर आएगी। ये सुनने के बाद चेंजी फिर से अपनी नाक को सिकोड़ लेता है और एक्टिंग करते हुए कहता है कि बस तब तक के लिए रुक जाओ जब तक मेरी माँ यहाँ पर नहीं आ जाती। चलो तब तक देखते हैं कि आखिर तुम इस चीज को कब तक कीप अप कर पाते हो। उसके क्लासमेट्स के अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी। तुम्हें उनसे शिकायत करनी होगी कि वो इन एरोगेंट फूल को काफी अच्छे तरीके से सबक सिखाए। बिल्कुल, आखिर उन लोगों की इस तरीके से हमारे विला के अंदर घुसने की हिम्मत भी कैसे हुई। अब मैडम वोंग तुम लोगों को अच्छी तरीके से सिखाएंगी। तुम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को फेक पावर शो कर जो इमिटेट किया है, तुम लोग जरूर यहाँ पर मरना चाहते हो। अब मैडम वोंग यहाँ पर आ चुकी है। हम लोगों ने दिखा देंगे कि जो रियल चेयरमैन का गुस्सा होता है आखिर वो कैसा दिखता है। और बस केवल इतना ही नहीं, तुम्हारी माँ को भी देखने दो कि जो लिंग टियान का रियल चेहरा है और जो उसके कलर थे आखिर वो किस तरीके के हैं। क्या उसके बाद भी जो उनका मासूम दिल है वो उसको जरा सी भी दया करेंगी। आज के बाद से लिंग टियान खुद इस चीज के ऊपर पछताएगा। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी मॉम उसकी मदद नहीं करती तो आखिर वो यहाँ पर सर्वाइव कैसे करेगा। ये सुनने के बाद चेंजी अपने दांतों को किरकिराता है और घूर कर मेरी तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लिंग टियान यहाँ पर कोई सा भी विक्टिम वाला गेम क्यों ना खेल ले, वो भीख मांगे या फिर कोई धमकी दे, पर मैं उसे यहाँ से जाने नहीं देने वाला। अब मेरी माँ ऐसे कभी भी अपने आसपास तक नहीं भटकने देंगी। और यहाँ तक मेरी माँ उसके लिए फ्लोर तक साफ करती थी। लिंग टियान ये सुनने के बाद हंसते हुए कहता है कि फर्श साफ करती थी शू जिन, एक लोली सी मेड, उसकी इससे ज्यादा क्या औकात हो सकती है। चेंजी काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, मेरी माँ कोई नौकरानी नहीं है, वो एक विला के अंदर रहती है जो कि 100,000 मिलियन का है और इसके अलावा वो शेंगजी ग्रुप को भी ओन करती है जो कि इस पूरी सिटी की सबसे ज्यादा बिगेस्ट कॉर्पोरेशन है। और ये सबर्बन विला वो उन्हें कैजुअली मेरे लिए खरीदा था जो कि पूरी तरह से प्राइसलेस है। तो आखिर एक ऐसा इंसान जो कि इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो वो एक मेड कैसे हो सकती है। और मैंने लिंग टियान को पीटा है इसलिए उसने जानबूझकर इन लोगों को यहाँ पर बुलाया है जिससे वो मेरी माँ के नाम को यहाँ पर खराब कर सके और हम लोगों के बीच में इस चीज की वजह से लड़ाई हो सके और वो इस मौके का फायदा उठाकर मेरा यहाँ पर स्पॉट छीन ले जो कि एक बिलियनर सन का है। लू रोयान उसे इस तरीके से देख रही थी जैसे कि उसने इस दुनिया के सबसे ज्यादा फनीस्ट जोक को सुना हो। उसके चेहरे पर उसको कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। सच में तुम एक काव था बड़े बेवकूफ इंसान हो। अब तुम्हें बचाने के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची है। ये विला जहाँ पर प्रेसिडेंट लिन के पेरेंट्स रहा करते थे और वो सिटी विला जो कि 100,000 मिलियंस का है जिसके बारे में तुमने मेंशन किया था वो प्रेसिडेंट लिन ने खुद खरीदा था जब वो एज ऑफ सेरेमनी कंप्लीट कर आए थे। और साथ ही शिंगजी ग्रुप वो बिल्डिंग वो ग्रुप उसे प्रेसिडेंट लिन के पेरेंट्स ने बनाया है और प्रेसिडेंट लिन ही इस सिटी के सबसे ज्यादा रिचेस्ट इंसान के असली लड़के हैं। नहीं रुको, क्या उसने हर एक चीज अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करी है? इसका मतलब वो सबसे ज्यादा अमीर इंसान है और वो शूजिन असल में कुछ भी नहीं है, प्रेसिडेंट लिन की जो कि उनके साथ रहती है हाउस कीपर है। ये सुनने के बाद एक ही सेकंड में चेंजी जो कि पूरी तरह से पागल हो चुका था। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अगर ये सारी चीजें ऐसे बिलोंग करती हैं तो आखिर ये हर एक दिन मेरे घर आकर वहाँ पर फ्री लोडिंग क्यों करता था? उसकी ये बात सुनने के बाद सच में मैं फिर से पागलों की तरह हंसना चालू कर चुका था। मैं उससे कहता हूँ कि सच में तुम पूरी तरह से पागल हो। मैंने उससे कहा कि तुम्हें सादी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वो घर मेरा है, आखिर अपने खुद के घर के अंदर रहना फ्री लोडिंग कैसे हो सकती है? और बस केवल एक ही वजह थी जिस वजह से मैंने अलाउ किया था कि तुम मेरे घर में मेरे साथ रह सको और वो थी तुम्हारी माँ के लिए रिस्पेक्ट, क्योंकि वो काफी लंबे समय से मेरी फैमिली के लिए काम कर रही थी। मैं बस तुमसे डील करने के लिए परेशान नहीं होना चाहता था। और इसके अलावा आखिर उसने तुमसे झूठ क्यों बोला? उसने तुमसे ये क्यों कहा कि वो एक चेयरमैन है और साथ ही उसने तुम्हें मेरे सबर्बन विला के अंदर रहने दिया? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम खुद जाकर इस चीज के बारे में पूछो। चेंसी का दिमाग अब पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत हुआ, अपनी ये एक्टिंग करना बंद करो और मेरे दिमाग से खेलना भी। ये मत सोचना कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसा कि तुम देख सकते हो कि मेरी माँ लगभग यहाँ पर आने ही वाली है। तुम्हें इस चीज से डर लग रहा है कि अब तुम मेरे खिलाफ यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर इस तरीके की बकवास करने में लगे हुए हो और कोशिश कर रहे हो कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब कर दो कि उनके आने से पहले तुम यहाँ से निकल सको। तुम बस जेलस हो कि मैं एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ हूँ और मैं एक बिलियनर का लड़का हूँ और कुछ नहीं। इसी वजह से तुम इन लोगों के साथ टीम अप कर यहाँ पर मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो और साथ ही मेरी फैमिली से मेरी जगह चुराने की। उसके क्लासमेट जो कि पीछे खड़े हुए थे वो फिर से उसका साथ देना चालू कर देते हैं। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें बस इस चीज से जलन होती है कि चेंजी की जो माँ है वो काफी ज्यादा अमीर है, इसलिए तुमने यहाँ पर एक्टर्स को हायर किया है जिससे तुम उनके रिलेशनशिप को पूरी तरह से खराब कर सको। हम लोग इस तरीके की घटिया ट्रिक के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले। बस थोड़ा सा वेट करो, शूजिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर आने ही वाली होगी। उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि अभी तुम सच में कितने ज्यादा रिडिकुलस लग रहे हो।
हो। और जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे, काफी ज्यादा जोर के फुटस्टेप की आवाज बाहर से आना चालू हो चुकी थी। बस तुम मिस शूजिन के यहाँ पर आने तक का वेट करो। तुम बस जरा अपने आप को देखो कि अगर तुम यहाँ पर कितने ज्यादा रिडिकुलस दिख रहे हो। सभी की सभी आंखें एंट्रेंस की तरफ घूम जाती है। शूजिन यहाँ पर आ चुकी है। वो भागते हुए अंदर आ जाती है। वो काफी ज्यादा थकी हुई, काफी ज्यादा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। और जब उसने मुझे देखा और लू रुयान को और साथ ही विला के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को, उसके चेहरे का रंग पूते से उड़ गया था। ये देखने के बाद जितने भी क्लासमेट थे वो सभी भागकर उसको ग्रीट करने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। मिस वोंग, आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गई। लिंग टियान ने यहाँ पर कुछ एक्टर्स को हायर किया है और वो हम लोगों के साथ एक खेल खेल रहा है। वो हमें यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहा है और यहाँ तक वो लोग ये भी कह रहे हैं कि वो शिंजियान ग्रुप का चेयरमैन है और ये विला भी उसका ही है और आप तो बस उसकी एक मेड है और कुछ नहीं। और इसके अलावा उन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर पकड़ कर भी रखा हुआ है और वो चाहते हैं कि हम लोग इन सब चीजों के पैसे दे। और इसके अलावा वो आपके बारे में भी बहुत कुछ बुरा बुरा कह रहे थे और साथ ही चेन जी के बारे में भी। आप उन्हें इस तरीके से यहाँ पर जाने नहीं देंगी। मैंने सही कहा ना? इन एक्टर्स को दिखा दीजिए कि आखिर इनकी रियल औकात क्या है, कि आखिर एक रियल चेयरमैन दिखता कैसा है। शूजिन अपनी जगह पर ही पूते से रुक जाती है। वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसका चेहरा पूते से बदल गया था और वो पूरे पूरे बंजर लिविंग रूम को देख रही थी। उसने मेरे चेहरे पर लगे हुए खून को देखा और साथ ही मेरे बिगड़े हुए बालों को, और उसके बाद आखिरकार उसकी नजरें जमीन पर पड़े हुए टुकड़े टुकड़े हो चुके जेड के ऊपर गई। उस टूटे हुए जेड को देखने के बाद उसके जो पीपल्स थे वो काफी ज्यादा वायलेंटली यहाँ पर घूमने लगते हैं, क्योंकि वो भी काफी अच्छी तरीके से उस टूटे हुए जेड के बारे में जानती थी। क्योंकि इतने सालों से जब से वो मेरी माँ को सर्व कर रही थी, उनने मेरी माँ को इसको पहने हुए देखा था और वो उस दिन वहीं पर थी जब मेरी माँ शांत हुई थी। और उसने अपने खुद के कानों से इस चीज को सुना था कि किस तरीके से मेरी माँ ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि ये मेरे लिए एक प्रोटेक्टिव नेकलेस है। और वो काफी अच्छी तरीके से जानती थी कि ये एक ऐसी लौती चीज है जो कि मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा है, एक खजाना जिसे मैं हमेशा से काफी ज्यादा चेरिश करता था। और अब देखो कि वो पूते टुकड़े टुकड़े हो चुका है। शूजिन के होंठ यहाँ पर कपकपा रहे थे। वो यहाँ पर कुछ कहना चाहती थी पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तभी चेंजी जोर से चलते हुए उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि मॉम, आप यहाँ पर आ चुकी हैं। ये सभी के सभी लोग मुझे बुली कर रहे थे, इसलिए जल्दी से अपने लोगों को यहाँ पर बुलाइए और इन लोगों को अरेस्ट करवा दीजिए। और उसके बाद वो मेरी तरफ और लू रुयान की तरफ पॉइंट करता है और अपने दांत खींचते हुए उसे कहता है, खासकर इन दोनों को। वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि आप बस एक मेड हैं और ये सारी सारी कंपनी और घर लिंग टियान का है, यहाँ तक ये विला भी इसका है। इसलिए मॉम जल्दी कीजिए और लोगों को बता दीजिए कि ये सारी सारी चीजें आपकी है। पर शूजिन अपनी जगह पर पूते से मोशनलेस खड़ी रहती है। चेन जी को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उसका हाथ हिलाता है और कहता है कि मॉम क्या हुआ। पर अगले पल शूजिन धीरे धीरे कर अपना सिर ऊपर की तरफ उठाती है और मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में काफी ज्यादा पैनिक भरा हुआ था और साथ ही पिटी सा लुक था, जिसके बाद वो चेंजी के हाथों से छूटकर जल्दी से भागकर मेरे पास आ जाती है और बिल्कुल पिछली बार की तरह वो अपने आवाज को काफी ज्यादा धीमा कर लेती है, बिल्कुल किसी विस्पर की तरह, जिससे वो अकेले मुझे ही सुनाई थे। वो कहती है कि यंग मास्टर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज इस बार मेरे लिए झूठ बोल दीजिए, सभी लोगों के सामने ये झूठ बोल दीजिए और नाटक कर लीजिए कि ये सारी सारी चीजें मेरी हैं, मैं यहाँ पर ओनर हूँ और ये कंपनी और ये प्रॉपर्टी ये सारी की सारी मेरी है और आप बस एक पिटीफुल से फ्री लोडर हैं। बस इस बार के लिए मैं आपसे भीख मांगती हूँ। आपको पता है कि चेंजी ने अपने पिता को काफी ज्यादा कम उम्र में ही खो दिया था और आप ये चीज भी जानते हैं कि मेरे अकेले के लिए उसे पालना काफी ज्यादा मुश्किल था। वो हमेशा से काफी ज्यादा घमंड वाला बच्चा रहा है और अगर उसे ये पता चल गया कि मैं बस एक हाउसकीपर हूँ तो वो पूरे से तबाह हो जाएगा। प्लीज यंग मास्टर, इतने सालों से मैं आपके पेरेंट्स को यहाँ पर सर्व कर रही थी, इसलिए प्लीज आखिरी बार मेरी मदद कीजिए। इसके बाद मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपसे और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करूंगी और उसके बाद ये कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो कि आप मुझसे कहेंगे। उसकी आवाज काफी ज्यादा हल्की थी, इतनी ज्यादा हल्की कि बस मैं अकेला ही उसे सुन सकता था, पर उसका हर एक शब्द जिस तरीके से उसके मुंह से निकल रहा था मेरे लिए वो पूते से बकवास ही। मैं कुछ सेकंड तक घूर कर उसकी तरफ देखता रहा, उसके बाद अपने आप को हंसने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। शूजिन, आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी चीजें कहने की हिम्मत भी कहाँ से आती है? ये सुनने के बाद उसके चेहरे पर उसकी घबराहट साफ साफ दिख रही थी। वो काफी ज्यादा पैनिक हो रही थी, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, जिसके बाद वो घबरा कर पीछे चेंजी की तरफ देखती है और कहती है कि यंग मास्टर प्लीज अपनी आवाज को थोड़ा सा कम कर लीजिए, प्लीज अपनी आवाज को थोड़ा सा कम कर लीजिए। पर मैंने उसे इग्नोर किया और आगे बोला, मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की वजह से मैंने तुम्हें मेरे घर के अंदर रहने दिया और मैंने तुम्हारी पेमेंट को भी रेज कर दिया और इसके अलावा मैंने तुम्हारे लड़के के लिए ट्यूशन को भी यहाँ पर पूरी तरह से पेड किया और मैं जितना ज्यादा कर सकता था मैंने उतने ज्यादा टॉलरेंस के साथ तुम्हें और तुम्हारे लड़के को यहाँ पर ट्रीट किया और हर एक चीज को समय समय पर यहाँ पर टालता रहा। और तुमने क्या किया? तुमने बस केवल अपने लड़के को मेरे घर के अंदर रहने ही नहीं दिया, तुमने उसे इस तरीके से खुला छोड़ दिया जैसे कि वो हर एक चीज का मालिक हो, वो भी मेरे सामने। और तुमने वो वार्निंग पोस्ट उसे टांगने दिया, वो भी मेरे खुद के घर में। और अब तुम उसे कुछ लोगों को यहाँ पर मेरे पेरेंट्स की विला के अंदर लेकर आने दे रही हो, जिसकी वजह से ये सब सीन हो रहा है। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर पीटा, इस प्रॉपर्टी को तबाह किया और इस सब के बाद भी जो तुमने यहाँ पर किया है, अभी भी तुम यहाँ पर मुझसे दया की भीख मांग रही हो। शूजिन के माथे से पसीना बहना चालू हो चुका था। यंग मास्टर, उसकी आवाज कपकपा रही थी। मैं ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं बस 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 यही मैंने उसकी बातों को बीच में ही काट दिया और उससे कहा, तुम ये चाहती हो कि मैं बस चेंजी से ये कह दूं कि तुम इस कंपनी की चेयरमैन हो। जिसके बाद तुमने उसे मेरे घर के अंदर आने का कह दिया और कहा कि वो तुम्हारा है। जिसके बाद तुम मेरी चीजों को चुरा कर उसके लिए लेकर आ रही थी जिससे वो उन्हें इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद तुमने उसे मेरे पेरेंट्स के विला के अंदर रहने दिया जहाँ पर उसने सारी चीजों को तबाह कर रख दिया। शूजिन, तुम्हें पता भी है कि जो तुमने यहाँ पर एक्शंस करे हैं उन्हें असल में क्या कहते हैं? ये थेफ्ट है और साथ ही फ्रॉड भी। ये सुनने के बाद शूजिन बहुत बुरी तरीके से घबराने लगी। उसने कहा कि यंग मास्टर, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं पूरी तरह से गलत हूँ। मैं बस यही चाहती थी कि उसे एक अच्छा एनवायरमेंट मिले जिसके अंदर वो बड़ा हो सके। मैंने कहा कि अच्छा, यानी तुम ये चाहती थी कि वो एक काफी अच्छे एनवायरमेंट के अंदर बढ़े, वो भी मेरी चीजों के साथ, जिससे वो अपने इमेज को काफी ज्यादा अच्छा बना सके। मैंने अपना सिर घुमाया और उससे कहा, क्या तुमने कभी भी इन चीजों को रोकने के बारे में सोचा कि इन एक्शंस की वजह से आखिर मेरे ऊपर किस तरीके का इफेक्ट पड़ सकता है? उन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और यहाँ तक मेरी माँ का जो हेयरलूम था उसे भी यहाँ पर तबाह कर दिया। और शूजिन, इस पॉइंट पर आने के बाद भी आखिर तुम्हें क्या लगता है, आखिर ऐसी कौन सी चीज बची है जो सोचकर तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? मेरे क्वेश्चन का इस तरीके से सामना करने के बाद शूजिन का चेहरा पूरे सफेद पड़ चुका था, बिल्कुल किसी कागज की शीट की तरह। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसकी बॉडी कपकपाई जा रही थी। वो कहते कि यंग मास्टर, मैं आपको कंपनसेट कर सकती हूँ। ये सुनकर मैंने कहा, कंपनसेट? मैं उसके ऊपर हल्का सा हंसा और मैंने कहा कि वो जेड मेरी माँ का आखिरी बचा हुआ एयरलूम था जो कि उन्होंने अपनी जान देकर यहाँ पर मुझे दिया था। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ तुम मुझे उसके लिए कंपनसेट कर सकती हो? शूजिन ये सुनने के बाद पूरे से चुप हो चुकी थी, उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था। पर तभी चेंजी अपना पेशेंस पूरे से खो चुका था। वो जल्दी से चलकर अपनी माँ के पास आता है और उन्हें धक्का देकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और घूर कर मेरी तरफ देखता है और कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या फुसफुसा रहे हो? जिसके बाद वो अपना चेहरा अपनी माँ की तरफ घुमाता है और शक भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या वो फिर से यहाँ पर विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है? मैंने कई बार आपसे भीख मांगी है कि उसे यहाँ से जाने दो। शूजिन फिर से अपना मुंह खोलती है कुछ कहने के लिए, पर फिर से उसके शब्द उसके मुंह के अंदर ही चले जाते हैं। चेंजी समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उसकी बाहें और ज्यादा ऊपर की तरफ उठ जाती है। वो कहता है कि आखिर आप यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं कह रही हैं? आखिर असल में उसने आपसे यहाँ पर क्या कहा है? मॉम, क्या ये आपको गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश कर रहा है या फिर डरा रहा है? मॉम, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। आखिर वो जो भी हो जल्दी से बताइए। अगर इसने यहाँ पर आपको डराने की कोशिश करी है तो हम लोग तुरंत ही पुलिस को बुला लेते हैं। मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता कि किस तरीके का फ्री लोडर यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। शूजिन ने आखिरकार अपना सिर उठाया और वो चेंजी की तरफ घूर कर देख रही थी, जिसके बाद उसने मेरी तरफ देखा और फिर उसने अपने होठ हिलाए और काफी लंबे समय के बाद आखिरकार उसके मुंह से एक शब्द बाहर निकला। उसने कहा, चेंजी अब चुप हो जाओ। उसने कहा, क्या? आखिर आप मुझे यहाँ पर चुप होने का क्यों कह रही हैं? मुझसे ये मत कहिएगा कि आप सच में इससे काफी ज्यादा डर रही हैं। पर शूजिन आगे आई, उसकी आवाज कपकपा रही थी। मैंने कहा ना, चुप हो जाओ, बात करना बंद करो। सच्चाई वो नहीं है जो कि तुम अब तक सोचते आए हो। ये सुनने के बाद चेंजी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो नहीं है जो कि मैं अब तक सोच रहा था। तो आखिर वो क्या है? मुझसे ये मत कहना कि ये लोग जो कह रहे थे वो सच था, कि आप इसकी एक नौकरानी है और बस इतना ही। और चेंजी फिर से अपने आप को हंसने से नहीं रोक पा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई सच में इस तरीके की बकवास भी यहाँ पर कर सकता है। मॉम, जल्दी कीजिए और इन लोगों को इनकी औकात याद दिलाइए और जोर से चिल्लाते हुए साफ साफ इन लोगों को समझा दीजिए क्या ये विला और ये कंपनी आखिर कौन को बिलोंग करती है। और बाकी स्टूडेंट्स ने भी अपना सर घुमाकर अपनी नजरें शूजिन की तरफ ही घुमा ली थी। वो लोग भी हड़बड़ाते हुए उससे कहते हैं कि बिल्कुल सही मिस वोंग, जल्दी कीजिए और अपनी आइडेंटिटी रिवील कीजिए। इन्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करो। अगर तुम्हारे जैसे एक नोबडी और इतने सारे एक्टर्स, उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम ऐसे किसी इंसान के सामने शो ऑफ कर सको? प्लीज जल्दी कीजिए और इन लोगों को सबक सिखाइए। हाँ ब्रदर चेंजी यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि आप उनके लिए यहाँ पर इंसाफ देंगी। सभी लोगों की अर्ज का सामना करने वाली शूजिन अपनी एक मसल तक नहीं हिला पा रही थी। चेंजी फिर से उसे हिलाता है कंफ्यूज, कहता है कि मॉम आखिर क्या हुआ? पर शूजिन फिर से अपना सिर नीचे की तरफ कर देती है। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा हल्की थी, जैसे कि कोई मच्छर भिनभिना रहा हो। वो कहती है कि वो लोग जो कह रहे हैं वो सच है। वो पूरा लिविंग रूम पूरे से साइलेंट हो चुका था और चेंजी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी अचानक ही वो पूरे से जम जाती है। वो शूजिन को इस तरीके से देख रहा था जैसे कि उसे किसी चीज के ऊपर यकीन न हो रहा हो। क्या आखिर अभी आपने यहाँ पर क्या कहा? शूजिन के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उसकी तरफ देख सके। उसकी आवाज पहले से और भी ज्यादा हल्की हो चुकी थी। यंग मास्टर लिन ने बिल्कुल सही कहा। असल में वही शिंगशिन ग्रुप के चेयरमैन है और साथ ही इस डाउनटाउन हाउस और वो विला वो भी उन्हीं का है। मैं बस उनकी एक हाउस कीपर हूँ। और शूजिन का हर एक शब्द चेंजी के दिल पर बिल्कुल किसी भारी से हथौड़े की तरह पड़ रहा था और उसके चेहरे का जो पूरा रंग था वो पूरे से उड़ चुका था, जिसे साफ साफ देखा जा सकता था। पहले वो व्हाइट हुआ, उसके बाद ग्रीन और ग्रीन से फिर डेडली पर्पल। मॉम आखिर अभी आपने यहाँ पर क्या कहा? उसकी आवाज भी बहुत बुरी तरीके से कपकपाई जा रही थी। क्या फिर से बोलेंगी? शूजिन ने आखिरकार अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया और सीरियस टोन में कहा कि चेंजी मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मैं बस तुम्हारी कुछ जरूरत से ज्यादा ही चिंता करती थी। मुझे बस इस चीज का डर लगता था कि तुम्हें काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी अगर तुम ये जानोगे कि तुम्हारी माँ बस एक हाउस कीपर है, इसलिए मैं हमेशा चुप रहती थी। चेंजी पागलों की तरह चिल्लाना चालू कर चुका था। चेंजी पूरे से अंदर से टूट चुका था, इसलिए वो अपनी
माँ को बीच में ही काट देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझसे एक शब्द और मत कहना। यानी इतने लंबे समय से तुम बस मुझसे यहाँ पर झूठ बोल रही थी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम शेंजी ग्रुप की चेयरमैन हो और इसके अलावा वो विला जिसके अंदर तुम रहती हो वो भी तुम्हारा है। तुम एक मल्टी बिलियनर हो। वो सब एक झूठ था और सच तो ये है कि बस तुम एक नौकरानी हो, एक नौकरानी जिसके नाम पर कुछ भी नहीं है। सूजन का सिर फिर से शर्म से झुक जाता है और वो मम्बल करते हुए कहती है कि जी प्लीज मुझे माफ कर दो। चेंसी कपकपाई हुई आवाज में कहता है कि आखिर मैं सॉरी का क्या करूंगा। वो पूरे से अपना कंट्रोल खो चुका था। वो कहता है कि तुम्हें आइडिया भी है कि आखिर मैंने अपने क्लासमेट से क्या कहा था। मैंने उन्हें बताया था कि मेरी माँ एक चेयरमैन है, एक टाइकून है, एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है और अब तुम मुझे बता रही हो कि तुम बस एक नौकरानी हो। अब आखिर तुम ही मुझे बताओ कि आखिर मैं अपने दोस्तों का सामना कैसे कर पाऊंगा और आखिर मैं फिर से उन लोगों के सामने अपना सिर कैसे उठा पाऊंगा। और ये कहते ही चेंजी ने अपनी माँ को कंधे से पकड़ लिया और बार बार चिल्लाकर उसे डिमांड कर रहा था कि वो उसे एक्सप्लेन करे कि आखिर उन्होंने उसे झूठ क्यों बोला, आखिर वो इतनी ज्यादा यूजलेस क्यों है, उसने उसकी जिंदगी क्यों खराब कर दी। सभी क्लासमेट खड़े होकर इस सीन को होता हुआ देख रहे थे और वो सभी हैरान थे। उन सभी के चेहरे देखने पर समझ में आ रहा था कि वो बदसूरती की बियॉन्ड जा चुके थे। मैंने कहा ये बहुत हुआ। मेरी आवाज ज्यादा जोर की नहीं थी पर ये इतनी काफी थी जिससे मैं पूरे रूम को शांत कर सकूं। चेंजी और उसकी माँ दोनों ही मेरी तरफ घूमकर देख रहे थे। अगर तुम लोग बहस करना चाहते हो या फिर तुम इस तरीके का सीन बनाना चाहते हो तो तुम्हारे पास बाद में बहुत सारा समय बचने वाला है। पर अभी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूँ। जिसके बाद मैं चलकर शूजिन के पास गया और सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा कि पहले तुमने मेरे बिना परमिशन के मेरे विला दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दिया जहाँ पर उन्होंने फर्नीचर और प्रॉपर्टी का काफी ज्यादा डैमेज किया है। ये एक इलीगल ट्रेसपासिंग है और साथ ही प्रॉपर्टी डैमेज भी। और दूसरी चीज मेरे घर की कई सारी वैल्यूएबल चीजों को यहाँ पर लेकर आना जिसके अंदर वाइन, क्लोथ, वॉचेस, फर्नीचर और साथ ही अप्लायंसेस थे और ये चोरी के अंदर आता है। और तीसरी चीज तुमने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपा कर रखा और तुमने मेरे एसेट को इस्तेमाल किया जिससे तुम अपने लड़के को धोखे में रख सको और इसकी वजह से ही उसने मेरे ऊपर हमला किया और वो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है। तुम भी इस मैटर के अंदर पूरी तरह से शामिल हो और तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकती। और जैसे जैसे मैं अपने पॉइंट्स बताता जा रहा था शूजिन का चेहरा और भी ज्यादा गहरा होता चला जा रहा था। और चौथी चीज और मैंने टूटे हुए जेट की तरफ पॉइंट किया जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था कि वो मेरी माँ का हेयरलूम था और तुम्हारे लड़के ने उसे तबाह कर दिया। शूजिन के पैर पूरी तरह से जवाब दे चुके थे और इसलिए वो जमीन पर ढह गई और मुझसे भीख मांगते हुए कहने लगी कि यंग मास्टर मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी और न मैं ऐसा जानती थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज इस बार के लिए मुझे जाने दीजिए। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। वो फर्श पर पड़ी हुई बार बार मुझसे भीख मांग रही थी और चेंसी उसके साइड में ही खड़ा होकर ये सब देख रहा था कि किस तरीके से उसकी माँ घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने बार बार भीख मांग रही है। उनके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा खराब थे। उसके अंदर गुस्सा था, डिसअपॉइंटमेंट और बेइज्जती और साथ ही पछतावे का एक छोटा सा फ्लिकर भी। और इसके अलावा उसके दोस्त जो कि कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। ये वही लोग थे जो कि कुछ समय पहले जोर जोर से चिल्लाकर मेरे बारे में कह रहे थे कि मुझे एक सबक सिखाया जाए। आखिर मेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि मैं उनको काफी ज्यादा कम आंक रहा हूँ। लिवरियन चलकर मेरे पास आई और उसने मुझे एक फाइल दी। प्रेसिडेंट लिन, ये रही वो फोटोज और वीडियोस इस सीन की। यहाँ पर जितने भी डैमेज्ड आइटम है उन सभी को डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया है ऐसा एविडेंस और यहाँ तक आपकी इंजरीज भी जो कि आपके शरीर पर हुई है। मैंने उस फाइल के अंदर देखा और उसके पेजेस पलटते हुए मैं अपना सिर हिलाता रहा। जिसके बाद मैंने शूजिन की तरफ देखा। मैंने कहा खड़ी हो जाओ। शूजिन ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में एक होप दिख रही थी। यंग मास्टर क्या आप मुझे यहाँ पर माफ कर रहे हैं? उसने मेरी तरफ देख कर कहा। मैंने हर एक शब्द पर क्लियरली जोर देते हुए कहा कि मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ नहीं, मैंने बस तुमसे खड़े होने का कहा है जिससे मैं तुमसे बात कर सकूं और अब इस चीज को किस तरीके से हैंडल करना है वो पुलिस देखेगी। और अब और इस पल से मैं तुम्हें किसी भी तरीके के स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरी फैमिली में इतने सालों से काम कर रही थी। उसके चेहरे के जितने भी रंग थे वो सभी पूरी तरह से उड़ चुके थे जिस वजह से वो फिर से जमीन पर जाकर गिर जाती है। चेंजी को आखिरकार इस चीज का रियलाइज होता है कि सच में ये सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। वो धीरे धीरे कर चलकर मेरे पास आता है। उसकी आवाज थोड़ी कपकपा रही थी कि हे लिंगटियान, आज जो सब भी हुआ वो ही काफी ज्यादा बड़ी गलतफहमी थी। मुझे पता नहीं था कि यार ये घर तुम्हारा है। मुझे लगा था, क्या लगा था तुम्हें? मैंने उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें लगा था कि मैं बस एक फ्री लोडर हूँ इसलिए जैसे चाहो तुम मुझे मार सकते थे और मेरी चीजों को तोड़ सकते थे या तबाह कर सकते थे। मैं पहले ही पुलिस को कॉल कर चुका हूँ। थोड़े ही समय में वो यहाँ पर आ ही जाएगी और मुझ पर हाथ उठाने की वजह से और मेरी प्रॉपर्टी को तबाह करने की वजह से मैं फुल्ली एक्सट्रीमली जितने भी प्रेसेस होंगे तुम्हारे ऊपर चार्ज करूंगा। चेंजी का चेहरा पूरी तरह सफेद हो चुका था जिसके बाद वो भागकर अपनी माँ के पास चला जाता है और आंखों में आंसुओं के साथ कहता है कि मॉम प्लीज कुछ कीजिए। कि आपने मुझसे कहा नहीं था कि आप मेरी रक्षा करेंगी और आपने ये भी कहा था कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आखिर आप इतने ज्यादा शांत क्यों हैं? पर शूजिन तो घुटनों के बल जमीन पर पड़ी हुई थी और वो अपने लड़के को देखती है और उसकी आंखों में पूरी तरह से नफरत थी। वो कहती कि चेंजी, इस समय पर मैं खुद को नहीं बचा सकती तो आखिर मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊंगी? ये सुनकर चेंजी शॉक हो गया था और तभी पुलिस की सायरन की आवाज एको करना चालू हो जाती है जिसके बाद कुछ पुलिस ऑफिसर चलकर अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद मैं डिटेल में उन्हें सारी सिचुएशन समझाता हूँ कि किस तरीके से शूजिन ने बिना किसी अथॉरिटी के मेरे विला
को इस्तेमाल किया और चेंजी ग्रुप के साथ यहाँ पर आया और उसने पूरी पूरी चीजों को तबाह कर दिया। जिसके बाद उसने मेरे ऊपर हमला किया और साथ ही यहाँ पर जितनी प्रॉपर्टी थी उसे तबाह किया। मैं पुलिस से काफी ज्यादा शांत आवाज में बात कर रहा था। जिसके बाद मैंने कहा कि ऑफिसर्स, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं उन सभी ने मुझे यहाँ पर मारा है और इसके अलावा उन लोगों ने विला के ऊपर कब्जा किया, इसके फर्नीचर को तोड़ा और इसके अलावा मेरी कलेक्टिबल वाइन को भी पी लिया और इसके अलावा मेरी माँ का जो हेयरलूम था उसे भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। और यहाँ पर जितने भी ऑफिसेस हुए हैं उसके लिए मैं किसी भी तरीके का सेटलमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं डिमांड करता हूँ कि आप स्ट्रिक्टली अपने लॉ के अकॉर्डिंग इस चीज को हैंडल करें। पुलिस ऑफिसर अपने सिर हिलाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। जिसके बाद वो हर एक को जो कि इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था उसे स्टेशन लेकर चले गए। पर वो जाते उससे पहले उनने मुझसे कहा कि मुझे प्रूफ लेकर वहाँ पर पहुंचना होगा कि यहाँ पर जो भी डैमेज प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या है, परचेज रिसिप्ट और साथ ही मेडिकल रिपोर्ट भी, उन सभी को मुझे स्टेशन लेकर आना होगा। इसलिए मैं सबसे पहले हॉस्पिटल गया जहाँ पर मेरे घावों को ठीक किया गया और वहाँ से मुझे रिपोर्ट मिली और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। और उस स्टेशन के अंदर एक समय पर वो एरोगेंट क्लासमेट का ग्रुप जो कि पूरे में चिल्ला रहा था और वो लोग चेंजी का साथ दे रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शुजिन अपने सपोर्ट स्टेटस के साथ उनका यहाँ पर सपोर्ट करेगी क्योंकि वो शिंजिन ग्रुप की चेयरमैन है और उन्हें लगा था कि चेंजी एक फ्यूचर हायर है, इसी वजह से वो उससे चिपके हुए थे। पर वो इंसान जिसके बारे में उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक यंग मास्टर है, असल में वो तो एक नौकरानी का लड़का निकला। और वो इंसान जिसकी उन लोगों ने वहाँ पर बेइज्जती करी थी, शायद उस समय पर उन्हें उसी को इम्प्रेस करना चाहिए था। सच में सच्चाई एक कड़वी सी पिल की तरह होती है जिसको यहाँ पर निगलना ही होता है। वो सभी चेंसी की तरफ देख रहे थे और उन सभी की नजरों में काफी ज्यादा पछतावा था और इस पल तक चेंसी भी पूते से टूटकर टुकड़े टुकड़े हो चुका था। उसने अभी अभी अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा बड़ा शौक का सामना किया था और अब इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा बड़े कंपनसेशन क्लेम का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। पर सबसे जरूरी ये फैक्ट था कि वो जो कि ये क्लेम करता था कि वो फ्री लोडर से सबसे ज्यादा नफरत करता है, असल में वही इतने लंबे समय से एक काफी ज्यादा बड़ा सा फ्री लोडर था और ये एक ऐसी सच्चाई थी जो कि वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। पुलिस ने वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए जो कि मैं क्रॉस रेफरेंस के लिए लेकर आया था और आखिर में उन्हें कैलकुलेट किया और वो वाइन अकेली जो कि चेंजी की ग्रुप ने विला के अंदर पी थी उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही 10 मिलियन युआन थी और इसके एडिशनल में सोफा और कारपेट का जो डैमेज था उसे टोटल मिलाकर 20 मिलियन युआन हो चुके थे। और ये नंबर सुनने के बाद सभी लोगों के चेहरे पूते से बदल चुके थे। 20 मिलियन युआन, ये उन सभी के लिए भी एक इतना ज्यादा बड़ा नंबर था जो कि वो अपनी सारी जिंदगी चाहकर भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए वो हेल्पलेसली बस मुझसे इतना ही कह सकते थे कि तुम तो पहले से ही काफी ज्यादा अमीर हो, तो आखिर तुम पैसे के इतने छोटे से अमाउंट के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्यों फंसा रहे हो। हे, ये तो बस एक सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। तुम इस तरीके से हम लोगों को कोने में धकेलने की जरूरत नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना? देखो, हम लोगों ने तुम्हारे कैबिनेट की अब वो शराब पी ही ली है और साथ तुम्हारा सोफा भी खराब कर दिया है और कारपेट भी। पर जरा तुम्हारी तरफ देखो, तुम इस सिटी के सबसे ज्यादा रिचेस्ट इंसान हो, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें बस इतनी सी चीज की वजह से हम लोगों से उसके पैसे डिमांड करने चाहिए? क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ, ये पूछते से सच है। जरा तुम्हारी तरफ देखो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता भी नहीं है कि जो तुम्हारी इंजरीज है वो भी इतनी ज्यादा बुरी है, तो इतने ज्यादा स्टिंगी होना बंद करो। और वो लोग ये बात इस तरीके से कह रहे थे जैसे कि ये पूछते से सही हो, जैसे कि ये 20 मिलियन उन लोगों के लिए कोई पॉकेट चेंज हो, और या फिर उन लोगों ने ये चीज अज्यूम कर ली थी क्योंकि मैं काफी ज्यादा अमीर हूँ तो मुझे पूछते से किसी बेवकूफ की तरह पूरा लॉस अपने ऊपर ले लेना चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या कुछ समय पहले तक तुम लोग काफी ज्यादा एरोगेंट नहीं हो रहे थे जब तुम मेरी शराब पी रहे थे और मुझे मार रहे थे? तो आखिर अब मेरे यहाँ पर पेटी होने की बात कहाँ से आ सकती है? अगर तुम्हारे अंदर कोई भी दिक्कत खड़ी करने की हिम्मत है तो तुम्हारे अंदर इस चीज की भी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उसके लिए कीमत चुका सको। और ये देखने के बाद कि मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं यहाँ पर पीछे हटने वाला हूँ, वो लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लगे थे। जिसके बाद उन लोगों ने मुझसे पूछते से बहस करना बंद कर दिया और वो तुरंत ही चेंजी के ऊपर एम करना चालू कर देते हैं। ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है कि तुम बस यहाँ पे फैक्ट को मान रहे थे और सीधे तुमने बकवास करना चालू कर दिया। बिल्कुल, तुम्हारी माँ ये साफ है कि बस एक मेड है और तुम यहाँ पे एक नाटक कर रहे थे कि वो एक चेयरमैन है, तुम बस एक फ्री लोडर हो। पर फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत थी कि तुम दूसरों को यहाँ पर क्रिटिसाइज कर सको। तुमने ही हम लोगों को इस मैच के अंदर घसीटा है, यहाँ तक जो तुम्हारे ट्यूशन के पैसे हैं वो तक लिंगटियान ने दिए हैं। उसके बाद भी तुम खड़े होकर इस चीज को क्लेम कर रहे थे कि तुम शेंगजी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। तुम सच में काफी ज्यादा घटिया हो। हम लोग बस तुम्हारे साथ होने की वजह से ही इस दिक्कत के अंदर आकर फंस गए हैं। ये सारे पैसे तुम्हें खुद ही यहाँ पर देने होंगे, इसका हम लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर तुमने हम लोगों को विला के अंदर बुलाया नहीं होता तो ऐसा कुछ कभी भी वहाँ पर होता ही नहीं। और जो ये 20 मिलियन है वो सिर्फ तुम्हारे अकेले के ऊपर आते हैं। इस चीज के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना कि हम लोग इस चीज के अंदर बिल्कुल भी तुम्हारा साथ देने वाले हैं। और इस तरीके से उनके एक्यूजेशन का सामना कर रहा चेंजी, वो सच में काफी ज्यादा गुस्से के साथ फटफटता है और चिल्लाते हुए कहता है कि सच में अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम मुझे यहाँ पर ब्लेम कर रहे हो? अगर तुम लोग उस समय पर इतने ज्यादा डेस्परेट नहीं होते मेरे पीछे पड़े रहने की वजह से, क्योंकि मैं काफी ज्यादा अमीर और पावरफुल था, तुम ही लोग थे जो कि उस समय पर मुझे काफी ज्यादा फोर्स कर रहे थे, वरना मैं कभी भी इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। और जब तुम लोगों को लगा था कि मैं एक बिलियनर का लड़का हूँ, उस समय तक तो तुम मेरे तलवे चाटने में लगे हुए थे और अब तुम्हें इन सब चीजों में दिक्कत हो रही है कि तुमने अपनी पीठ मुझे दिखा दी। तुम सभी के सभी पूते से कचरा हो
और तुम लोग बस अपॉर्चुनिटी के लिए मेरे पीछे पड़े हुए थे। तुम लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं जो कि आज इस चीज से निकल कर जा सकता है। और चेंजी खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों को कर्ज किया जा रहा था जिसे कुछ समय पहले वो दोस्त कहता था। और अगर उस समय पर बीच में पुलिस आकर उन लोगों को नहीं रोकती, शायद ऐसा हो सकता था कि उन लोगों के बीच में यहाँ पर कोई लड़ाई चालू हो जाए। और इस आर्गुमेंट के राउंड के बाद वो ग्रुप फिर से यहाँ पर एक्सक्यूज बनाने की कोशिश करने लगता है। एक कहता है कि मैंने तो इतनी ज्यादा पी भी नहीं थी, तो दूसरा क्लेम करता है कि उसने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया था। पर जब आखिर में पुलिस उन लोगों को विला की सिक्योरिटी फुटेज दिखाती है जो कि HD में रिकॉर्ड हुई थी, सभी लोगों के मुंह पूते से बंद हो जाते हैं। अब उनके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। हर एक को उसके एक्शन के हिसाब से यहाँ पर कंपनसेशन पे करना होगा। पर चेंजी जिसने यहाँ पर सबसे ज्यादा गलत काम किया है, उसे यहाँ पर इस डेब्ट का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट दिया जाएगा। और जब उसके सामने एक और ज्यादा बड़ा सा कंपनसेशन का अमाउंट आता है, चेंजी पूते से हेल्पलेस हो जाता है। वो बस शूजिन की तरफ ही देख रहा था। मॉम, आपने ये सब शुरू किया है, इसलिए आपको ही किसी तरीके से इसे फिक्स करना होगा। शूजिन थोड़ी सी हेजिटेट करती है, जिसके बाद वो मेरी तरफ देखती है और प्लीड करते हुए कहती है कि यंग मास्टर, क्या आपको सच में इतना ज्यादा रूथलेस होने की जरूरत है? मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज उन सालों के बारे में सोचिए जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए काम किए हैं। इतने साल जहाँ पर मैंने आपकी फैमिली का ख्याल रखा था। प्लीज मुझे मेरी शक्ल बचाने के लिए थोड़ी सी कृपा कीजिए। क्या आप इस सब को जाने नहीं दे सकते? मैंने अपनी ठंडी आंखों से शूजिन की तरफ देखा। क्या तुम्हारी शक्ल बचाने के लिए? शूजिन, तुमने इतने सालों से जो मेरी फैमिली का ख्याल रखा है उसके लिए तुम्हें एक हाई पेइंग सैलरी मिलती थी, तो क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि कोई एहसान है जो कि मेरे ऊपर छूटा हुआ है? और आज से तुम्हें ऑफिशियली मैं फायर करता हूँ। और इसके अलावा एक और चीज, और इसकी बजाय कि तुम अब दूसरों से भीख मांगो, तुम्हें खुद ही इस चीज के बारे में फिगर आउट करना होगा कि आखिर तुम इस चीज से कैसे निकलोगी। और ये कहकर मैं मुड़कर वहाँ से जाने लगता हूँ बिना उसकी तरफ फिर से दोबारा देखे। और बस ऐसे ही सभी लोग पूरे में फैल गए जिससे वो कंपनसेशन का पैसा फिर से यहाँ पे इकट्ठा कर सके। कुछ क्लासमेट को घुटनों के बल बैठकर भीख मांगनी पड़ रही थी अपने पेरेंट्स से, और कुछ तो इतने ज्यादा बुरी तरीके से पिट रहे थे कि उनकी हालत अधमरी हो गई थी, बस इसीलिए जिससे वो इस कर्ज का पैसा यहाँ पर इकट्ठा कर सके। और वो लोग जो की चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो लोगों ने शांति से अपने सेंटेंसेस को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरीके से उनने अपनी एरोगेंसी और लालच कीमत चुकाई। और शूजिन उसके क्राइम जैसे कि चोरी, इंटेंशनली डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, इलीगली ट्रांसपास, इसकी वजह से उसे 30 साल की सजा हुई थी। और चेंजी इंटेंशनल असॉल्ट और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, इसकी वजह से उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और इन सब चीजों से गुजरने के बाद एक चीज मुझे रियलाइज होती है जो कि एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है। इस दुनिया के अंदर अगर तुम अपने कदम पीछे हटाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे भी तुम्हारे लिए वैसा ही करेंगे। पर कुछ लोगों के लिए जितना ज्यादा तुम दयावान बनते हो, वो उतने ज्यादा तुम्हें कोने में धकेलते चले जाते हैं। और जितना ज्यादा तुम उन्हें छोड़ते हो, वो उतने ज्यादा तुम्हारे ऊपर चलने की हिम्मत करते हैं। तुम्हारी इस दया के अंदर थोड़े से कांटे भी होने चाहिए, वरना ये दुनिया तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करेगी और पूरी तरह से कुचल कर टुकड़े टुकड़े कर देगी। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अगर लास्ट तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आखिर आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।